एग्रीकल्चर। ठीक है, आज के इस चैप्टर में बेटा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी नोट कर लीजिए, वन बाय वन सभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अब बात करेंगे फार्मिंग के टाइप्स की। तो ये बेटा टू टाइप्स की होती है, एक तो होती है कॉमर्शियल फार्मिंग और एक होती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इट इज अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, द फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मॉनसून और टोटली जो है ये नेचर पर डिपेंड फार्मिंग है। ठीक है, hello everyone, welcome to our youtube channel NS coaching classes। so today we are going to start class 10th chapter 4th agriculture। आज हम बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं कृषि चैप्टर को। ठीक है, आज हम कृषि के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं वाटर रिसोर्सेज चैप्टर को, आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। 3 चैप्टर हमारे क्लास 10th ज्योग्राफी के कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 4th चैप्टर को। ठीक है, आज के इस चैप्टर का सबसे पहले आप कंटेंट नोट कर लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग जो है वो कितने टाइप्स की होती है, क्रॉपिंग पैटर्न देखेंगे, मेजर क्रॉप्स कौन सी है ये देखेंगे, नेक्स्ट फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, अनाज के अलावा जो है और कितने खाद्य पदार्थ हैं ये देखेंगे, कितनी खाद्य फसलें हैं, नॉन फूड क्रॉप्स कौन सी है, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, एंड नेक्स्ट होगा हमारा कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट्स। ठीक है, कृषि का जो योगदान है ये सभी देखेंगे पॉइंट, और लास्ट हमारा टॉपिक होगा फूड सिक्योरिटी को लेकर। ठीक है, आज के इस चैप्टर में बेटा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी नोट कर लीजिए, वन बाय वन सभी फिर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले देखते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। बेटा कृषि है क्या आखिर? एग्रीकल्चर जो है वो एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, और ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एग्री और प्लस कल्चर से। ठीक है, एग्री को एगर भी बोलते हैं। ठीक है, एग्री मींस एगर और एगर का मतलब होता है फील्ड। ठीक है, फील्ड या फिर लैंड। क्लियर है? बात आती है कल्चर की, तो कल्चर वर्ड का जो मतलब है वो है ग्रोइंग। क्लियर है बेटा? नोट डाउन कर लीजिए, इसका मतलब क्या है, फील्ड ग्रोइंग। क्लियर? India is an agriculturally important country as 2/3 of its population is engaged in agricultural activity। देखिए, अगर हम कृषि की दृष्टि से भारत को देखते हैं तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2/3 पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से इंगेज्ड है। ठीक है, एग्रीकल्चर क्या है, अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? एग्रीकल्चर की डेफिनेशन बेटा बहुत ही इजी है, ओनली आप 4 वर्ड में इजीली याद रख सकते हैं। एग्रीकल्चर की डेफिनेशन है कीपिंग एनिमल, नोट कर लीजिए, कीपिंग एनिमल्स एंड ग्रोइंग प्लांट। ठीक है, बहुत ही इजी डेफिनेशन है, मैं अभी आपको डिटेल में समझाऊंगी इसको। ठीक है, इसका मतलब क्या है एग्रीकल्चर का? कीपिंग एनिमल्स एंड ग्रोइंग प्लांट्स। देखिए, एग्रीकल्चर इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग cereals, vegetable, fodder, fruits, flower, fiber and many other products by cultivating certain plants and raising domesticated animals। देखो, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि पौधे को उगाने का जो भी एक प्रोसेस होता है, ठीक है, ये जो प्रोडक्शन किया जाता है इन सभी चीजों का, ये सभी प्रोडक्ट्स हैं जो प्रोड्यूस किए जाते हैं जिस तरीके से, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर। ठीक है, और पशुओं का पालना, ये सभी आते हैं हमारे एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट अब बात करेंगे फार्मिंग के टाइप्स की। तो ये बेटा 2 टाइप्स की होती है, एक तो होती है कॉमर्शियल फार्मिंग और एक होती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है वो 2 टाइप्स की होती है, इसमें एक आती है प्रिमिटिव फार्मिंग और एक आती है इंटेंसिव फार्मिंग, जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। देखिए, प्रिमिटिव फार्मिंग क्या है? प्रिमिटिव फार्मिंग जो है एक तरीके से स्लैश एंड बर्न प्रोसेसर है। वो कैसे कि एक जगह से क्रॉप काटी जाती है। ठीक है, क्रॉप सबसे पहले उगने के बाद उसको काटते हैं, देन फिर उस जगह को जो है बर्न कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर फार्मिंग होती है और इसी तरीके से जो है ये पूरा प्रोसीजर चलता रहता है।
ये इसका इजी सा एग्जांपल है, देखिए डेफिनेशन। इट इज अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, द फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मानसून। और टोटली जो है ये नेचर पर डिपेंड फार्मिंग है, ठीक है, नेचर पर डिपेंड फार्मिंग है। और टूल्स की बात करें तो टूल्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं, दाव है इसमें और डिगिंग स्टिक है, ठीक है। इसके लिए काफी बड़े बड़े ट्रैक्टर वगैरह की, मशीनरीज वगैरह की जरूरत नहीं होती है। छोटे से फील्ड में काफी मतलब लोग इजीली अपने घर के आसपास जो है ये काम कर सकते हैं। तो ये सभी आता है हमारा प्रिमिटिव फार्मिंग में। क्लियर है? नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड सुइटेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरमेंटल कंडीशन टू द क्रॉप्स ग्रोइंग, ठीक है। और ये जो है सर्वाइवल के लिए, ओनली फॉर सर्वाइवल के लिए होती है, ठीक है। आप कह सकते हैं सेल्फ कंजप्शन। क्लियर है बेटा प्रिमिटिव फार्मिंग? आई होप आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं इंटेंसिव फार्मिंग की तरफ। देखिए, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। यहां पर क्या होता है कि ये लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है। इसमें जो है जिस जगह पर पॉपुलेशन ज्यादा होती है लेकिन लैंड एरिया जो है वो काफी कम होता है, तो यहाँ पर जो है मशीनरीज का काफी ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि उतनी मात्रा में जो है क्रॉप चाहिए होती है, ठीक है, फूड चाहिए होता है इतनी मात्रा में। Where high doses of biochemicals inputs and irrigation are used for obtaining higher production, ठीक है, इन सभी का यूज किया जाता है बायोकेमिकल्स इनपुट्स का, ठीक है। This method is commonly done where less land holding is available, ठीक है। क्लियर है? पिक्चर में आप देख सकते हैं। सिर्फ इसका इतना ही मतलब इंटेंसिव फार्मिंग का कि जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होती है और लैंड एरिया कम होता है वहां पर ये फसल जो है उगाई जाती है, ठीक है। इसके लिए जो है ज्यादातर मशीनरीज और बायोकेमिकल्स वगैरह का यूज किया जाता है ज्यादातर। देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग क्या है? दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज डन यूजिंग हायर डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। अब ये जो आगे है, ये आगे है बिजनेस लाइन में, ठीक है, जो एक बिजनेस का साधन बन गया है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे कॉमर्शियल फार्मिंग। हाई यील्डिंग वैरायटी, HYP सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है काफी डेफिनेशन, नोट कर लीजिए। प्लांटेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रो ऑन ए लार्ज एरिया। मतलब कहने का ये है कि काफी लार्ज एरिया है लेकिन इसमें सिर्फ वन टाइप की फसल जो है वो उगाई जाती है, मतलब एक ही तरह की फसल जो है यहाँ पर उगाई जाती है काफी ज्यादा मात्रा में, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारा कॉमर्शियल फार्मिंग में। क्लियर है? नेक्स्ट अब देखेंगे हम क्रॉपिंग पैटर्न। देखिए, क्रॉपिंग पैटर्न में तीन टाइप के यहाँ पर जो है डिस्कस किए गए हैं। एक तो होती है रबी क्रॉप्स, एक होती है खरीफ क्रॉप्स और एक होती है ज़ैद, ठीक है। रबी क्रॉप्स देखते हैं सबसे पहले। रबी क्रॉप्स आर सो इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, नोट कर लीजिए। रबी क्रॉप्स कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आ जाता है और एमसीक्यू में भी। रबी क्रॉप्स जो है वो कौन से सीजन में उगाई जाती है? अक्टूबर टू दिसंबर, ठीक है। एंड हार्वेस्टेड इन समर, और ये हार्वेस्ट कब होती है? अप्रैल और जून तक, ठीक है। इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप्स आर व्हीट, बार्ले, पीस, ग्राउंड्स एंड मस्टर्ड। ये एग्जांपल है, काफी इंपॉर्टेंट है और ये जो है क्वेश्चन आएगा एग्जाम में जरूर, इसमें से जरूर एक क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट देखिए खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स आर ग्रो विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये जो है कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में जो है ये फसल जो उगाई जाती है और इसके हार्वेस्टेड सीजन जो है वो है सितंबर से अक्टूबर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रो ड्यूरिंग दिस सीजन आर पैडी, मेस, ज्वार, बाजरा, ठीक है, अरहर, ठीक है, मूंग दाल और उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन, ठीक है। यहाँ पर ये पल्सेस वगैरह हो गए हैं और ये सभी जो है खरीफ क्रॉप्स में आती हैं,
क्लियर है? एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। रबी क्रॉप्स जो है अक्टूबर से दिसंबर के सीजन में जो है ये रबी क्रॉप्स जो है लगाई जाती हैं और हार्वेस्ट कब की जाती है? समर में, ठीक है, गर्मियों में अप्रैल से जून तक के महीने में। और मेजर रबी क्रॉप्स कौन सी है? व्हीट है, बार्ले है, पीस है, ग्राम एंड मस्टर्ड। खरीफ क्रॉप्स में कौन कौन सी आती है? उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ठीक है, अरहर है यहाँ पर, मूंग, बाजरा और ज्वार, ये सभी आते हैं खरीफ क्रॉप्स में। नेक्स्ट आता है ज़ैद। इन बिटवीन द रबी एंड खरीफ सीजन, between the rabi and kharif season there is a short season during the summer month known as the zaid season। अब इसमें देखो कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं। इसमें आती है बेटा कुकुम्बर, ठीक है, खीरा और मस्क मेलन है, वाटरमेलन है, ये सभी जो है काफी छोटे टाइम के लिए, मतलब रबी और खरीफ क्रॉप जब उगाई जाती है उनके बीच में एक सीजन आता है छोटा सा 1-2 महीने का, उसमें जो है ये सभी फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया ज़ैद क्रॉप्स, ठीक है। नेक्स्ट एक बार एग्जांपल देख लीजिए। ये हो गई खरीफ क्रॉप्स, पैडी है, मेज है, बाजरा, ज्वार, ठीक है। और रबी क्रॉप्स में व्हीट है, बार्ले है, ग्राम एंड पीस, ठीक है। और ये हो गया ज़ैद सीजन, ठीक है। ये सभी एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट अब देख लेते हैं मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी है। Major crops grow in India are rice, wheat, millets, pulses, tea, coffee, ये सभी जो है मेजर क्रॉप्स में आती है, ठीक है। अगर बात करें राइस की, तो राइस जो है आफ्टर चाइना इंडिया जो है सेकंड नंबर पर है, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। देखिए, our country is the second largest producer of rice in the world after China. It is a kharif crop which require high temperature above 25 डिग्री सेल्सियस, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। एंड हाई ह्यूमिडिटी विद एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर। ये राइस के लिए दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज ग्रो इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। देखिए, इंडिया के मैप में जो है नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट कौन सा है? देखो यहाँ पर जो है रफली मैं मैप बना देती हूँ। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट बेटा कौन सा हो जाएगा? देखिए, ये हो गया नॉर्थर्न पार्ट हो गया, ठीक है। और ये जो है वेस्टर्न पार्ट है और ये है ईस्टर्न पार्ट, ठीक है। तो ये ज्यादातर कहाँ देखने को मिलती है? नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न में। लाइक उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर ये मध्य प्रदेश हो गया, फिर इधर साइड ये पूरा ईस्टर्न का पार्ट है, ये है साउथर्न, ठीक है। नेक्स्ट व्हीट, द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सैलरी क्रॉप्स, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है गेहूं, ठीक है। इट इज द मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री। मेन फूड क्रॉप है, ठीक है, जो इंडिया के नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो है सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। दिस रबी क्रॉप रिक्वायर अ कूल ग्रोइंग सीजन विद 50 to 75 सेंटीमीटर। कहां कहां पर बेटा इसकी फसलें ज्यादातर उगाई जाती है? नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, कंट्री के नॉर्थ हो गया और ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन हो गया, ठीक है। दिस रबी क्रॉप रिक्वायर अ कूल ग्रोइंग सीजन विद 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल एंड अ ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ रिपनिंग। व्हीट ग्रोइंग रीजन आर द गंगा सतलज प्लेन्स in the northwestern black soil region of the Deccan। Deccan बेटा यहाँ पर ये दक्षिण के पहाड़ है, जहां पर आता है मध्य प्रदेश आ गया, ठीक है। और ये तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी जो है डिक्कन प्लेटो में आ जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं मिलेट्स। ज्वार, बाजरा एंड रागी आर द इंपॉर्टेंट मिलेट्स ग्रो इन इंडिया। दीज हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफी। पल्सेस आ जाती है नेक्स्ट। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो भी इंडिया कंट्री है और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, ठीक है। मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन्स इन अ वेजिटेरियन डाइट, ठीक है, वेजिटेरियन डाइट में जो है मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन है। दीज नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशन। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश,
राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट में कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक है, महाराष्ट्र और राजस्थान। क्लियर है? काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आता है हमारा फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन्स। देखिए सुगर कैन, इट इज अ ट्रॉपिकल एज वेल एज अ सब ट्रॉपिकल क्रॉप, ठीक है। इट इज ग्रो वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद अ टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस and an annual rainfall between 75 centimeter to 100 centimeter। एनुअल रेनफॉल कितना दिया गया है? 75 से 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और टेम्परेचर की बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा गन्ना जो है उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। महाराष्ट्र है, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार एंड पंजाब और हरियाणा, ठीक है। आपने मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, ठीक है। उस वीडियो में जो है कंप्लीट मैंने मैप में ये सभी लोकेशन जो है समझाई है पूरी, ठीक है। तो वो लेक्चर आप देख लेना तो आपको ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो है मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है समझ में आ गए होंगे आपको। शुगर कैन के कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा। क्लियर है? Oil seeds, the oil seeds cover approximately 12% of the total crop area of the country। Oil seeds की बात करें तो बेटा 12% जो है टोटल एरिया जो है कवर किया हुआ है इन क्रॉप्स में, ठीक है। These are used as cooking mediums as well as used as raw material, ठीक है। In the production of soap, cosmetics and ointments, काफी सारे जो है मेडिकल पर्पस में भी काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं। ऑयल सीड्स जो है लाइक जिसमें कॉस्मेटिक्स भी आते हैं, सोप्स भी बनती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आप देखेंगे टी। टी कल्टीवेशन इज एन एग्जांपल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ठीक है। इट इज एन इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इनिशियली बाय द ब्रिटिश। इट रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट frost free climate and frequent shower all through the year। इसमें जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाते हैं कि टी जो है सबसे ज्यादा कहां पर ये क्रॉप उगाई जाती है? मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है बेटा इसमें आसाम है, ठीक है, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, ठीक है, और केरल, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। कॉफी, इंडियन कॉफी इज नोन एज द वर्ल्ड फॉर इट्स good quality। Clear? Its cultivation is confined to the Nilgiri in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu। काफी इंपॉर्टेंट है। ये सभी लोकेशन जो है आपको मैप में फिल करने के लिए जरूर मिलेंगे। जो मैप वाला जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में उसमें जो है ये फिल करने के लिए जरूर आती है कि शुगर कैन जो है वो कहाँ पर मिलता है, ठीक है। टी के लिए, कॉफी के लिए काफी बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कौन सी होती है? देखिए इंडिया इज अ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फूड्स। इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 13% ऑफ द वर्ल्ड्स वेजिटेबल्स, ठीक है। वर्ल्ड की बात करें तो 13% वेजिटेबल्स जो है वो इंडिया में होती है, ठीक है। अगर उसकी प्लांट्स की बात करें तो प्लांट स्पेसीज बेटा इंडिया में जो है 47,000 है, ठीक है। 47,000 प्लांट स्पेसीज हैं इंडिया में और 15,000 जो है जिसमें से कौन सी है? फ्लावर, ठीक है, फ्लावर स्पेसीज आ गए, ठीक है। इनमें काफी सारे प्लांट जो है ऐसे भी होते हैं जो अनरूटेड प्लांट होते हैं। काफी सारे प्लांट जो है मेडिकल पर्पज से भी यूज किए जाते हैं और फूड के लिए भी। देखिए नेक्स्ट आते हैं नॉन फूड क्रॉप्स पे। रबर है, नॉन फूड क्रॉप्स है। इट इज एन इक्वेटोरियल क्रॉप बट अंडर स्पेशल कंडीशन। इट इज ऑल्सो ग्रो इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। इट रिक्वायर मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इसमें जो है मॉडर्न रेनफॉल कितना चाहिए? 200 सेंटीमीटर। क्लियर? एंड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। It is mainly grown in Kerala, Tamil Nadu, Karnataka and Andaman and Nicobar and Garo hills of Meghalaya।
ठीक है, कंफ्यूज मत होना इन स्टेट में, लेकिन याद करने में बहुत ज्यादा जरूरी है। रबर जो है सबसे ज्यादा ग्रो कहां पर होती है? केरल में, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान एंड निकोबार, गारो हिल्स ऑफ मेघालय। नेक्स्ट आते हैं फाइबर क्रॉप्स पे। ठीक है, ये जो है नॉन फूड क्रॉप्स हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोइंग इन इंडिया। Rearing of silk worm for the production of silk fiber is known as sericulture। ठीक है, सेरिकल्चर की अगर डेफिनेशन आ जाती है तो किसके लिए बोलेंगे? Rearing of silk worm for the production of silk fiber is also known as sericulture। क्लियर है? नेक्स्ट आता है कॉटन। देखिए, इट इज अ खरीफ क्रॉप, ग्रो वेल इन ड्रायर पार्ट ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल of the Deccan Plateau। ठीक है, it requires high temperature, light rainfall और irrigation, 210 frost-free days and bright sunshine for its growth। I hope आपको समझ में आया होगा। 210 frost-free days and bright sunshine for its growth। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। ठीक है, मेजर स्टेट कौन से हैं? एक बार कंफ्यूज मत होना इनमें। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले याद कर लेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ये तीनों स्टेट एक साइड से याद हो गए। ठीक है, फिर आ जाते हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ठीक है, ये साउथर्न एरिया में आ गए हैं इंडिया के। और फिर आ जाता है मध्य प्रदेश और गुजरात और महाराष्ट्र, ये तीनों एक जगह है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है जूट। इट ग्रो वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल इन द फूड प्लेन्स वेयर सॉइल आर रिन्यू एवरी ईयर। ठीक है, मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा एंड मेघालय। इन सभी स्टेट को कैसे याद रखोगे? वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, ओडिशा एंड मेघालय। इसलिए आप याद रख सकते हैं इसको, अगर हम कोई इसमें ट्रिक भी लगाते हैं तो WAB वैब करके वैब ओम। ठीक है, वैब ओम करके हम याद रख सकते हैं इसको। वेस्ट बंगाल, ठीक है, आसाम आ गया, बिहार और उड़ीसा है और मेघालय। नेक्स्ट अब देखेंगे टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। मोर देन 60% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। अगर इंडिया की बात करेंगे तो बेटे यहाँ पर 60% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। आफ्टर इंडिपेंडेंस मेजर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स सच एज कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, कॉर्पोरेशन एंड एबॉलिशन ऑफ जमींदारी एंड एक्सेट्रा वर गिवन प्रायोरिटी। इन सभी को जो है प्रायोरिटी दी है इसके बाद में। In 1960s and 1970, technical reforms such as Green Revolution, ठीक है, हरित क्रांति जिसे कहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नोट कर लेना ये सभी। And White Revolution also introduced to improve the condition of agriculture. In 1980s and 1990s, various provision for crop insurance, establishment of Grameen banks, ठीक है, ग्रामीण बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटी टू द फार्मर एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, आई होप आपको ये सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉन्ग टाइम में भी इसका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। इन 2010 to 11, about 52% of the total workforce of India was employed by the farm sector. ठीक है, India's GDP growth rate is increasing over the years, but it is not generating sufficient employment opportunity in the country. काफी important point हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फूड सिक्योरिटी। द गवर्नमेंट डिजाइन नेशनल फूड सिक्योरिटी, ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम टू एंश्योर दी फूड सिक्योरिटी टू एवरी सिटीजन। क्लियर है? इसमें जो है मेजरली 2 कंपोनेंट्स हैं। 2 कंपोनेंट्स वो कौन कौन से हैं? बफर स्टॉक। ठीक है, बफर स्टॉक क्या होता है? जिसमें बेटा सरकार जो है FCI जो है स्टॉक में जो है वो अनाज को
इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है, और जरूरत के टाइम पर जो है उसे मार्केट में लाया जाता है। नेक्स्ट ये है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस जिसको बोलते हैं, ठीक है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंड स्टॉकिंग फूड ग्रेन्स whereas distribution is ensured by public distribution system। क्लियर है, ये 2 कंपोनेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे बेटा चैप्टर 5, ठीक है। चैप्टर 5 का कंटेंट नोट कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो जो है इसी चैप्टर से रिलेटेड होगी। इसमें हम देखेंगे मिनरल्स के बारे में, मेड ऑफ ऑर्गेनिक्स ऑफ मिनरल्स, क्लासिफिकेशन, ठीक है, मेटेलिक और फेरस मिनरल्स। नेक्स्ट आएगा नॉन फेरस, नॉन मेटेलिक, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, एनर्जी रिसोर्सेज, कंजर्वेशन सोर्सेज ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, ठीक है। चैप्टर 5 का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको इस चैप्टर में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक इट, सब्सक्राइब।